एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक, दिस इज योर अथर्व भैया बैक अगेन विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। और फाइनली हम लोग जो है वो 10th क्लास में आ चुके हैं। ऑल्दो आप लोग तो पहले ही आ चुके हो, लेकिन इस चैनल के ऊपर पहली बार आप लोगों का ऑफिशियल वेलकम हो रहा है। सभी लोगों का स्वागत है 10th के अंदर। और एक बात मैं तुमको बता दूं कि अब से जो हमारा रिलेशन है, जो हमारी बॉन्डिंग है, वो एक बड़े भाई और छोटे भाई बहन वाली हो चुकी है। और इसके आगे हमारा जो बॉन्ड है वो और ज़्यादा स्ट्रांग ही होने वाला है और ज़्यादा अच्छी तरीके से बिल्ड होने वाला है। ठीक है, क्योंकि 10th 11th 12th बहुत सारी चीज़ें हमको साथ में जो है वो क्लियर करनी है। ठीक है जी। तो अब हमारा जो रिलेशन है वो काफ़ी अब स्ट्रांग हो चुका है। और 10th बोर्ड्स 10th क्लास इस चैनल के थ्रू हम लोग बिल्कुल ऐसे फोड़ के आएंगे, आग लगा के आएंगे। ठीक है, इस बात की बिल्कुल गारंटी है। और आज का हमारा ये जो वीडियो रहने वाला है, दिस इज द ओनली वीडियो यू नीड। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो, मुझे पता है एक नॉर्मल साइकी क्या होती है 10th के बच्चे की, कि वो 10th के अंदर आता है और आते ही 10 50 100 वीडियोस देख लेगा, ये वो ऐसे पढ़ना वैसे पढ़ना। लेकिन फिर भी मन ही मन अंदर ही अंदर एक कंफ्यूजन रहता है कि यार ये कैसे करना है, यार ये कैसे करना है, यार वो चीज़ कैसे करूँ। इसीलिए दिस इज दी ओनली वीडियो दैट यू नीड। इसके अंदर मैंने तुम्हारे हर सवाल का जवाब दिया है। जितने भी टाइप के सवाल हमारे दिमाग के अंदर आते हैं, कहीं ना कहीं तुमको इस वीडियो के अंदर किसी ना किसी पॉइंट पर तुम्हारे किसी ना किसी सवाल का जवाब जरूर से मिल रहा होगा। ठीक है, और इस बात की मैं तुमको गारंटी देता हूं कि वीडियो के खत्म होते होते तुम्हारे सामने एक बहुत ही क्लियर पाथ और क्लियर विजन होगा कि अच्छा, मुझे 10th में ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें अवॉइड करनी है, और ये मेरा एक क्लियर विजन है, क्लियर पाथ है। अगर ये चीज़ आपके पास आ जाती है, इसके बाद आपको ना डरने की ज़रूरत है ना रुकने की ज़रूरत है। 10th बोर्ड्स बहुत ही ईजिली हम लोग जो है वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी। विद दैट बीइंग सेड, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैंने सिर्फ तुम्हारी एकेडमिक प्रॉब्लम्स नहीं ली है, मैंने दुनिया भर की जितनी भी हमारे जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स होती है वो सारी ली हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं 10th बोर्ड स्किप करके आया हूँ, मैंने भी 10th बोर्ड्स दी है ना। अभी मतलब ऐसा नहीं कि 50-100 साल पहले मैंने दिया, अभी थोड़े सालों पहले की बात है। तो मैं ये चीज़ अच्छी तरीके से जानता हूँ कि क्या क्या परेशानियाँ आती हैं। और पिछले 3 से 4 सालों से इस चैनल के थ्रू, मेरे पर्सनल चैनल के थ्रू, लाखों बच्चे जो है वो जा चुके हैं। ठीक है, लाखों बच्चों ने 10th बोर्ड्स दी है। तो मैं तुम्हारी नस नस जानता हूँ कि कहाँ पर तुम्हें प्रॉब्लम आती है, कहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, सबसे पहली चीज, भयानक डर। 2 टाइप के डर है। एक जो हमारे अंदर बैठ चुका है कि 10th बोर्ड्स तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत खतरनाक है, मैं कैसे पार करूंगा। दूसरा डर जो पीयर प्रेशर के कारण आता है, हमारे पेरेंट्स, रिलेटिव्स, दोस्त, कोचिंग। 10th बोर्ड्स, ध्यान से सुनना, 10th बोर्ड्स तुम्हारे जीवन की सबसे टफेस्ट क्लास होती है। 10th बोर्ड्स में 95% से ऊपर स्कोर करने के लिए तुम्हें दिन भर के 7 से 8 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। अगर तुम डेली नहीं पढ़ते हो, अगर तुम कोचिंग नहीं लगाते हो, अगर तुम दिन भर नहीं पढ़ते हो, तो 10th बोर्ड्स में अच्छे नंबर आएंगे, ये सपना आप छोड़ दो। अगर इनमें से आपने कोई भी बात सुन रखी है और अगर आप इस बात में विश्वास करते हो, सबसे पहली बात हमको क्या करना है? इस बात में विश्वास नहीं करना है। ठीक है, ये एक ऐसी डरावनी सिचुएशन होती है ना, जिसके थ्रू हर बच्चा जाता है। हर बच्चे को ये लगता है कि अरे बाप रे, अब तो मुझे अगर 10th बोर्ड्स में स्कोर करना है तो मुझे तो है भाई बिल्कुल ऐसे खतरनाक पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं तुमको रियलिटी बताता हूँ। देखो, 10th बोर्ड्स स्ट्रेट अवे एक डिफिकल्ट क्लास नहीं है। सिंपल सी बात, इट इज नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट क्लास। हालांकि मैं तुमको यही बोलूंगा, 10th बोर्ड्स आपके जीवन की वो आखिरी क्लास होगी जब आप एंजॉय करोगे, जब आप मस्ती करोगे। ठीक है, वो ये आखिरी क्लास होगी जब आप मेमोरीज बनाओगे। बिकॉज जैसे ही आप 11th में जाओगे ना, उसके बाद में यू विल बी मोर फोकस ऑन योर करियर, आप मैच्योर हो जाओगे। ठीक है, आपके सर पे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। इसलिए 10th बोर्ड इज गोइंग टू बी द लास्ट ईयर दैट यू विल एंजॉय इन योर स्कूल लाइफ। इसके बाद मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 11th में आते ही हमारे सामने करियर होता है, हमें उस पर फोकस करना होता है। इसीलिए मेक श्योर कि आप 10th में, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है, गलत मतलब मत निकालना मेरी बात का। अरे अथर्व भैया ने तो बोला था पढ़ाई तो करनी नहीं होती, तो हम तो पढ़ते ही नहीं है। पढ़ाई करनी है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि पूरा दिन रात त्याग दो। ठीक है, एक लिमिट, वो उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कितना पढ़ना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दिन भर पढ़ना होता है। ठीक है, ये चीज दिमाग से निकाल दो प्लीज, फॉर गॉड सेक। वेकेशंस है, वेकेशंस एंजॉय करना है ना, तो ये चीज हमको अपने दिमाग से निकालनी है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिफिकल्टी लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अभी तक क्या हो रहा था, ये चीज भी एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चूंकि पिछले साल मैंने देखा है क्या डिफिकल्टी लेवल रहा है, क्या नहीं रहा है, तो मैं ये चीज तुमको बहुत अच्छी तरीके से बता सकता हूँ। देखो क्या है, 10th में लास्ट ईयर तक कैसा होता था कि आपका एक सर्टन टाइप ऑफ पेपर पैटर्न फॉलो होता था। ठीक है, इस साल से सीबीएसई ने क्या बोला है, पढ़ सकते हो तुम। क्लास 10-12 बोर्ड एग्जाम पैटर्न 2024, वेटेज ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इंक्रीज। अब आधे बच्चों को, आधे स्कूलों को,
आधे लोगों को ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है क्या। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इन शॉर्ट, इन बिल्कुल शॉर्ट में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हैं जहां पर आप रट्टा मार के नहीं जा सकते हो, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, एंड दिस इज द ओनली वे दैट यू कैन टैकल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। इसका मतलब ये है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मैं बोलूंगा कि डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, ठीक है। ऑल्दो अब यहां पर ये पहली बार अगर कर रहे हैं ऐसा तो शायद इस साल पेपर थोड़ा सा इजी दे, वो बात की बात है, लेकिन अगर मैं कंपैरेटिवली बात करूं तो लेवल थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर एमसीक्यूज भी आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मतलब आपके असर्शन, रीजनिंग, केस बेस्ड क्वेश्चंस, ये थोड़े आपको ज्यादा देखने को मिल सकते हैं इस साल। इस कारण से आपको थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्टी लेवल यहां पर लग सकती है। इसीलिए फ्रॉम डे 1 हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं। हाँ भैया हम तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखते हैं, नहीं, 99% बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते, वो रटते हैं। कॉन्सेप्ट रटने में और कॉन्सेप्ट समझने में फर्क होता है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। बिल्कुल नहीं शर्माना है अपनी टीचर से, स्कूल में, कोचिंग में, बिल्कुल नहीं शर्माना है पूछने से कि भैया मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, आप कृपा करके हमें समझा दें। तुमने वहां पर फीस दी है, पैसा भरा है, ठीक है, इट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो आपको पढ़ाए, वो आपके डाउट सॉल्व करें, ठीक है जी। तो ये चीज है ना। इसीलिए आपको अगर कोई भी डाउट आता है कॉन्सेप्ट्स में, मेक श्योर कि अपना डाउट जो है वो क्लियर करते हो। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पढ़ो कैसे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भैया सवाल है, अब पढ़ना कैसे है। अब हम 10वीं में तो आ चुके हैं, आपने डिफिकल्टी लेवल के बारे में भी बता दिया और टेंशन नहीं लेनी ये भी बता दिया, अब हमें पढ़ना कैसे है। तुम्हारा दिन भर का पढ़ाई का पैटर्न कैसा होना चाहिए ये मैं डिसाइड नहीं करूंगा, ठीक है। रीजन बीइंग कि अब मैं तुमको बोल दूं कि शाम को 6 बजे साइंस पढ़ना है, भैया शाम को 6 बजे तो हमारी ट्यूशन होती है, भैया शाम को 6 बजे तो हमें शादी में जाना होता है ना, ये होता है ना। तो मैं तुमको टाइम टेबल नहीं दूंगा ऐसा, लेकिन मैं जो तुमको चीज बताने वाला हूं, फॉलो इट, इट विल हेल्प यू। देखो, तुम दिन भर में 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे, मान लो कि आज अपना डे 1 है, ठीक है, तो आज तुम पढ़ोगे साइंस और इसी के साथ आप पढ़ोगे मैथ्स। फिर मान लो आज आपका डे 2 है, तो आज आप पढ़ोगे सोशल और आज आप पढ़ोगे मैथ्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 2 चीज यहां पर नोट डाउन करना। पहली चीज, मैथ्स हमको डेली करना है, क्योंकि मैथ्स एक प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है। आप मैथ्स में 4 क्वेश्चन को याद करके एग्जाम में नहीं जा सकते हो, मैथ्स एक प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है, इसलिए हमें मैथ्स को डेली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मेक श्योर कि आप मैथ्स को डेली प्रैक्टिस करो, इसे अपनी हैबिट बनानी। हम ब्रश करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, खाना खाते हैं, वैसे ही मैथ्स प्रैक्टिस करना इज आर डेली हैबिट। इसको हैबिट बनाओ, इसको पढ़ाई की तरह मत देखो, यू हैव टू मेक इट एज अ हैबिट, ठीक है, कि ये मेरी हैबिट है। इसी के साथ साथ हमें जो आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं उन्हें ऑल्टरनेट डेज करना है, जैसे कि आज अगर साइंस किया, कल सोशल कर लिया, फिर डे 3 को मैंने वापस से क्या किया, साइंस कर लिया, ठीक है, फिर डे 4 को मैंने क्या किया, वापस से सोशल कर लिया। तो इस तरीके से हम ऑल्टरनेट डेज पर हमारे सब्जेक्ट्स भी कर लेंगे, साइंस सोशल, और डेली हमारी मैथ्स की प्रैक्टिस भी होती रहेगी। बिकॉज 10th में आपको मैथ्स में दिक्कत थोड़ी आती है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डिफिकल्ट है मैथ्स, पर बच्चों को दिक्कत आती है जनरली, उनको मैथ्स थोड़ा सा टफ लगता है, इसलिए मैथ्स प्रैक्टिस करना हैज टू बी अ डेली हैबिट, ठीक है। वेरी गुड, अब आगे चलते हैं। अब मैं तुमको एक और चीज बताता हूँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चलो अगले पॉइंट पर ही चलते हैं, उससे अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अ लॉट ऑफ बुक्स इज इक्वल टू बर्बादी। आप बुक स्टोर पे जाने के बाद में जो भैया है उनको ये नहीं बोलोगे कि भैया मुझे 10th की अलग अलग रेफरेंस बुक्स दे दो, नहीं। सबसे बड़ी बर्बादी, सबसे बड़ी टाइम की बर्बादी, पैसों की बर्बादी, दिमाग की क्षमता की बर्बादी, अपनी कैपेसिटी की बर्बादी, हर चीज की बर्बादी, ठीक है। हमें हजारों बुक्स की जरूरत नहीं है। मैं तुमको बता दूं, मैं जब 10वीं में था, हमने सिर्फ एनसीईआरटी खोली, एनसीईआरटी से पढ़ाई की, सैंपल पेपर लगाए और एग्जाम देने गए। उस समय पर हमारे 92% आराम से आ गए थे। तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गॉड गिफ्टेड चाइल्ड हूं? बुलशिट। बिल्कुल नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी में सब कुछ था, उससे ही पढ़ के जाना था, समझ रहे हो बात को। इसीलिए सबसे पहली चीज, आपको एनसीईआरटी पर ध्यान देना है, प्लस अब लेकिन भैया हमें ना कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते, इसके लिए हमको रिफ्रेशर लगती है। अरे तो अगर मेरी जान कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं तो तुम्हारे पास में इतना बेहतरीन टूल है यूट्यूब, समझ रहे हो बात को।
जो भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है यूट्यूब पर आओ पढ़ो, तुमको रेफरेंस बुक से किसी भी रेफरेंसर से 10 गुना ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। समझ रहे हो मेरे बात को? किसी भी चीज को पढ़ना वर्सेस किसी भी चीज को देखना फर्क है ना, राइट? तुम अगर मान लो कार्बोनेट कंपाउंड्स पढ़ रहे हो, तुम वहां पर पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो तुमको एनसीईआरटी में समझ में नहीं आया, तुमने रेफरेंस बुक देखी, वर्सेस कोई तुमको पढ़ा रहा है, लेजिट स्मार्ट बोर्ड पर समझा रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। फर्क है। इसीलिए अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, यूट्यूब जिंदाबाद, ठीक है? यूट्यूब जिंदाबाद, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है? फिर भी अगर आपको लगता है तो आप एक रेफरेंस बुक जो है वो रख सकते हो, ठीक है? लेकिन एक से ज्यादा नहीं। वो भी मैं तब बोल रहा हूं जब आपको ऐसा लगता है कि नहीं भैया मैं यूट्यूब पर नहीं आना चाहता हूं, ठीक है? तब आप एक रेफरेंस बुक रखो। उसके बाद में सबसे आखिरी में आपके पास में आएगी सैंपल पेपर की बुक्स, वो बाद में आने वाली है आखिरी में जब आप सैंपल पेपर सॉल्व करोगे, ठीक है? इनके अलावा बुक्स के मामले में आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये बात ध्यान रखना। ये चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लियर इसलिए करना चाहता हूं बिकॉज बच्चे हमेशा कंफ्यूज, साल भर कंफ्यूज रहेंगे कि कौन सी बुक इस्तेमाल करूं, क्या इस्तेमाल करूं, क्या नहीं करूं, क्या करूं, बस, ठीक है? वेरी गुड। अब आते हैं कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी के ऊपर। बहुत सारे बच्चों का यह सवाल है कि भैया मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हें दो एग्जांपल्स देता हूं, ठीक है? एक है बंटी और दूसरा है मोंटी। ओके जी, एक है बंटी और दूसरा है मोंटी। बंटी मोंटी हमारे कांस्टेंट एग्जांपल वाले दो बच्चे हैं, तो ये तुमको हर जगह हर एग्जांपल में दिखेंगे, ठीक है जी? वेरी गुड। अब बंटी जो है ना, बंटी घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहा है वर्सेस मोंटी जो है वो कोचिंग में जाके पढ़ाई कर रहा है, ऐसा हम समझ लेते हैं। तो बंटी जो है वो सेल्फ स्टडी कर रहा है और मोंटी जो है वो कोचिंग जा रहा है, ठीक है? अब क्या हुआ, अब क्या हुआ कि एक टेस्ट आई, मान लो, है ना, एक टेस्ट आई, ठीक है? सैटरडे के दिन एक टेस्ट थी स्कूल में, तो एक टेस्ट आई। टेस्ट में बंटी क्या आए 30 आउट ऑफ 40, या फिर ऐसे मान लेते हैं इसके आए 35 आउट ऑफ 40 और इसके आए 30 आउट ऑफ 40। हैं भैया ऐसे कैसे? कोचिंग तो सब कुछ होती है, कोचिंग लगाने से तो हम टॉपर बन जाते हैं, है ना? तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि बंटी जिसने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी उसके 35 आए और मोंटी के 30 आए? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ मेरी जान क्योंकि बंटी विश्वास रखता है कंसिस्टेंट पढ़ाई पे, वर्सेस जो मोंटी है उसे लगता है कि कोचिंग जाने से मेरे 95% आ जाएंगे। बिल्कुल गलत। कोचिंग एक हेल्पर की तरह है जो आपको कॉन्सेप्ट समझने में, ठीक है? मतलब मैं तुमको ये बोल सकता हूं कि कोचिंग क्या है ना, कोचिंग एक तरीके से एक हेल्पर है जो तुमको कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प करेगा। वो समझना तो तुम्हें ही है, समझने के बाद उसको इंप्लीमेंट तो तुम्हें ही करना है ना? उसके सवाल तो तुम्हें ही सॉल्व करने हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ कोचिंग ज्वाइन करने से आप ये नहीं समझ सकते हो कि आपके 95% आएंगे। अगर ये मिथ आपके दिमाग में है तो हटा दो, ठीक है? ये चीज मैंने 11th क्लास के अंदर भी बोली थी और अभी मैं तुमको बोलूंगा कि कोचिंग जो है, ठीक है, कोचिंग तुमको ना परोस के दे देगा कि लो भैया ये खाना तो तुम्हें ही है। कोचिंग खाना परोस के दे देगा, खाना तो तुम्हें ही है। बच्चे खाने वाली स्टेप भूल जाते हैं कि ये तो नहीं हो पाएगा, ठीक है? इस कारण से बहुत सारे बच्चे कोचिंग ये सोच के जाते हैं कि बस ज्वाइन कर ली तो हो जाएगा। नहीं, व्हाट इज इट दैट इज गोइंग टू डिफरेंशिएट मी एंड समवन जिसके कम मार्क्स आ रहे हैं? देखो ध्यान से, ये चीज मैंने पहले कभी बताई नहीं है ना? और मतलब बताई नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि सीक्रेट है, पर इस एग्जांपल के थ्रू कभी नहीं बताइए। ध्यान से देखना, इट इज कंसिस्टेंसी। भैया हमें तो कंसिस्टेंसी पता है, नहीं पता है तुम्हें, तुमने बस इसका तुम्हें लिटरल मीनिंग पता है, तुम्हें एप्लीकेशन नहीं पता। मैं तुमको बताता हूं और इसका तो तुमको आज जवाब मिल जाएगा कि कोचिंग ज्वाइन करने की सेल्फ स्टडी करनी है। मान लो कि तुम्हारे पास में एक ग्राफ है, ठीक है ना? ये मान लो कि तुम्हारा वो ग्राफ है, ये मान लो तुम्हारा वो ग्राफ है जब तुम लेट अस से कि कभी पढ़ाई करते हो, कभी नहीं करते हो, कभी पढ़ाई करते हो, कभी नहीं करते हो, मतलब तुम कंसिस्टेंट नहीं हो। मैं लिखता हूं नॉट कंसिस्टेंट, ठीक है? मैं लिखता हूं नॉट कंसिस्टेंट, ठीक है? अब इसमें कैसा है कि मान लो तुम क्या कर रहे हो, मंडे है ना, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे, ठीक है? आज 2 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है?
ट्यूसडे वेडनेसडे पढ़ ही नहीं रहे हो, फिर थर्सडे को 3 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, फिर फ्राइडे और सैटरडे को पढ़ ही नहीं रहे हो, ठीक है, ऐसे चल रहा है तुम्हारा। ओके, तो ये तुम्हारा कुछ ग्राफ है जब तुम कंसिस्टेंट नहीं हो। अब मान लो कि तुम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, है ना, हर रोज 1.5 घंटा भी पढ़ रहे हो, ठीक है, एवरी डे तुम एवरी डे 1.5 घंटा पढ़ रहे हो, है ना, तुम्हारा ग्राफ मान लो कुछ ऐसा है। कितना फर्क आया? मान लो बस 1 डिग्री का फर्क आया। कितना फर्क आया? मान लो बस 1 डिग्री का फर्क है ना, बस 1 डिग्री का फर्क है। लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम देखो कि यहां पर कितना गैप बन गया। लॉन्ग टर्म में ये चीज कितनी फायदेमंद होती है। हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि कंसिस्टेंसी आपको शॉर्ट टर्म रिजल्ट कभी नहीं देगी, कंसिस्टेंसी हमेशा आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट देती है। आज अगर तुम डेली 1.5 घंटा कंसिस्टेंटली पढ़ना चालू करोगे तो 2 महीने बाद जो एग्जाम आने वाली है उसमें तुम्हें उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात समझ रहे हो? ये बात दिमाग में जा रही है तुम्हारे? ठीक है, इसीलिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाहे आप कोचिंग ज्वाइन करो, चाहे आप सेल्फ स्टडी करो, एज लॉन्ग एज यू आर कंसिस्टेंट, दोनों में ही कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर आप चाहो, अगर आपको लगता है कि फंड इश्यूज हैं, है ना, पैसों की थोड़ी सी परेशानी है, दिक्कत है, उस केस में आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमारा तबाही डेंतीज है और भी बहुत सारे कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो, आई थिंक दैट यू शुड ट्राई दिस। ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी से 10th नहीं निकलती, निकल जाती है। हाँ, अगर आपको एनटीएससी, ओलंपियाड्स, वो सब में घुसना है, उस केस में फिर आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, बिकॉज वहां पर आपको थोड़ा सा क्या है कि डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करना जरूरी है। लेकिन अगर आप सिर्फ 10th बोर्ड्स की बात करते हो, ठीक है, आप सेल्फ स्टडी से, यूट्यूब की मदद से इजीली बोर्ड्स में फोड़ सकते हो। ठीक है, और ये चीज देखना बहुत काम आएगी। ये बात ध्यान रखना कि नॉन कंसिस्टेंट होके वर्सेस कंसिस्टेंट होके आज फायदा पता नहीं चलता, फायदा पता चलता है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। ठीक है, आज जब आप एक्सरसाइज करना चालू करते हो तो आज का आज वेट लूज नहीं होता, बराबर है, 2 महीने बाद उसका रिजल्ट दिखता है कि जो मैं रोज कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज कर रहा था, आज 2 महीने बाद मेरा 5 किलो वेट कम हो गया। तो आई होप कि कोचिंग और सब्सिडी का आपका क्लियर है। दोनों ही केस में कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुमको बता दूं। पर हाँ, कोचिंग ये समझ के मत जाना कि कोचिंग आपको फुल मार्क्स दिला देगा, ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दो। एक और चीज कर सकते हो, अगर तुमको लगता है किसी एक सब्जेक्ट में वीक हो, सिर्फ वो सब्जेक्ट की कोचिंग ज्वाइन करो, बाकी मत करो। ओके, ग्रेट, आगे चलते हैं। ये बात हमने कर ली। हाँ जी, 10th मतलब मिनिमम 7 आवर्स की डेली पढ़ाई, मैंने तुमको एक चीज समझा दी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वो मीम नहीं, वो हैप्पी हैप्पी हैप्पी, तो उसकी जो वो बिल्ली है ना, वो ये रोने वाली बिल्ली जो रोती है जब कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, फिर वो बिल्ली भूखी भूखी होती है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मिनिमम 7 आवर्स की पढ़ाई नहीं। भैया कितने घंटे पढ़े हम दिन भर में, है डेली कितने घंटे हम लोग पढ़े? आप एक नंबर तो बताओ। देखो, अभी तुम्हारी वेकेशन चालू होंगी तो अभी तो मुझे लगता नहीं कि तुम कुछ पढ़ोगे, लेकिन फिर भी अगर तुम डेली 1.5 से 2 घंटा कंसिस्टेंट रहते हो ना, मैं तुमको गारंटी के साथ बता सकता हूं कि तुम अपने क्लास के, कोचिंग के, इस देश के बहुत सारे बच्चों से आगे निकल जाओगे। डेली अगर 1.5 से 2 घंटा कंसिस्टेंट पढ़ाई करते हो तो। ठीक है, खुद देखना, तुमको खुद को रियलाइज होने लगेगा कि यार हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, इसमें कुछ गलत है ही नहीं। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। ओके जी, वेरी गुड, आगे चलते हैं। साइंस, सोशल, मैथ्स इज ग्रेटर देन इंग्लिश, हिंदी। ये तुमको मैंने बता दिया है कि साइंस, सोशल, मैथ्स पर आपको ज्यादा ध्यान देना है एज कंपेयर टू इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, आगे चलते हैं। टेस्ट्स आर फॉर इंप्रूवमेंट नॉट फॉर कंपैरिजन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, हम लोग ना आज तक टेस्ट्स को एक कंपैरिजन का पैरामीटर लेकर चलते हैं कि और आशीष के मेरे से ज्यादा नंबर क्यों आ गए हैं, मेरे कम क्यों आए हैं। अबे, टेस्ट आर नॉट फॉर कंपैरिजन, टेस्ट्स आर फॉर इंप्रूवमेंट। टेस्ट से हाँ, हो सकता है कि आपकी क्लास में टॉपर डिसाइड हो कि इसके हाईएस्ट है, इसके सेकंड हाईएस्ट है। हमको उस चीज तब तक मतलब नहीं है जब तक हम उतने केपेबल नहीं बन जाते हैं, है ना। टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि कोई फर्स्ट आया, कोई सेकंड आया, कोई थर्ड आया, कोई फोर्थ आया। हाँ, ऑफ कोर्स क्लास में बातें चलती हैं, लेकिन टेस्ट को हमको इस तरीके से नहीं लेना है। हमें लेना है इंप्रूवमेंट के लिए कि भैया अगर आज मेरे 25 आए हैं 30 में से, फिर भले पूरी क्लास के 26 आए हों, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगली टेस्ट में मुझे 26 लाने हैं, फिर अगली टेस्ट में मुझे 27 लाने हैं। इसलिए फिर से कह रहा हूं
टेस्ट आर फॉर इंप्रूवमेंट, नॉट फॉर कंपैरिजन। अगर तुम कंपेयर करते रहोगे, साल भर निकल जाएगा, जलन होगी, जेलसी होगी, डिप्रेशन होगा कि मेरे इतने क्यों नहीं आ सकते। और इस एज में ये सारी फीलिंग्स आना, सारे वो आना बहुत ही जायज है। स्पेशली तब जब आपको चाहिए कि आप कैसे भी करके वो उस पोजीशन पर आ जाओ, फर्स्ट पोजीशन पर आ जाओ, सेकंड पोजीशन पर आ जाओ, ठीक है। इसीलिए इंप्रूवमेंट, कंपैरिजन नहीं करना है। एंड इसी के साथ ये चीज तुमको मैं बताना चाहता हूं कि तुम्हारी जब भी टेस्ट होती है ना, हालांकि हम करते नहीं है पर ये फ्यूचर में तुमको बहुत कराना है, जब भी टेस्ट होती है, टेस्ट में जो भी तुम्हारा गलत हुआ, अच्छा ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये सही था, सही था, सही था, गलत हुआ, जो भी गलत हुआ है ना, वो टॉपिक को घर पे आके देखो कहाँ गलती हुई। साइंस में कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया था क्या, कॉन्सेप्ट समझो। न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया था क्या, लाइट का, फिजिक्स का, न्यूमेरिकल समझो, ठीक है। मैथ्स में ये मुझे फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा था का, फॉर्मूला याद करो। अगर घर पे आने के बाद में तुम अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक नहीं करोगे, सुधारोगे नहीं, तो नेक्स्ट टेस्ट में तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हारे नंबर अच्छे होंगे? सोच के देखो, नहीं ना, राइट। अगर तुम मान लो अगर गाड़ी का टायर पंचर है, ठीक है, तुमको दिख रहा है गाड़ी का टायर पंचर है, लेकिन फिर भी तुम उसको पंचर रहने दोगे क्या? नहीं रहने दोगे, उसको ठीक करोगे। वैसे तुमको पता है कि तुम्हारा यहाँ पर ये टॉपिक अच्छा नहीं है, तो क्या तुम उसको ऐसे ही रहने दोगे, चलो अगले टेस्ट में देख लेंगे? नहीं ना। फिर अगर आगे जाके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो हम किसको ब्लेम करेंगे? अरे यार भगवान तो यही चाहते थे। भगवान की क्या गलती इसमें? हमने टायर पंचर था ये देखा लेकिन फिर भी सुधारा नहीं, तो इसमें भगवान की क्या गलती? ठीक है। इसीलिए हमें हर टेस्ट में ये देखना है कि मैं कहां पर गलत था और आपको नेक्स्ट टेस्ट में उसको इंप्रूव करना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके जी। एंड दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको सबसे आखिरी में यहां से लेके जाना है। वो क्या है? अब ना बहुत सारे बच्चों को ये हमेशा दिमाग में रहता है कि भैया एक चैप्टर कंप्लीट कैसे होता है। मतलब मान लो कि आज मैं नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहा हूं, मैं 100% श्योर कब हो सकता हूं कि नेशनलिज्म इन इंडिया मेरा हो गया, पढ़ लिया मैंने, अब मुझे इस पर और इनपुट देने की जरूरत नहीं है। तो वो ये फ्लो शीट है, ये वो शीट है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चैप्टर का लेक्चर देखेंगे, उसके बाद उसके नोट्स पढ़ेंगे, फिर उसके इंटेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, फिर ऑफ कोर्स एनसीईआरटी की रीडिंग तो हम करेंगे। मैं तुमको एक चीज रिकमेंड करूंगा कि जब आप लेक्चर देखते हो ना, तभी आप एनसीईआरटी की रीडिंग मार लो, ठीक है। फिर हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। इसके साथ हमारा पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट होगा। सैंपल पेपर अभी मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं बिकॉज ये आप आखिरी में जाके करोगे, ठीक है। जब ये सारे टिक मार्क्स हो जाएं, इसके बाद समझ लेना कि मेरा पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। क्लियर है बात? वेरी गुड। इसके बाद समझ लेना कि मेरा पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। फॉर एवरी ये फ्लो चार्ट मैं आपको दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इसकी, आप इजीली डाउनलोड करके इसको यूज कर सकते हो, ठीक है जी। दैट बीइंग सेड, मैंने बुक से लेकर, पढ़ाई से लेकर, तो आपके डिप्रेशन से लेकर, तो कोचिंग से लेकर, सेल्फ स्टडी से लेकर हर एक चीज यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिस्कस की है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कर सकते हो, ठीक है। बाकी हम लोग तो हैं ही साल भर साथ में, है ना, मजा करेंगे, मस्ती करेंगे, पढ़ाई करेंगे और आग लगा के आएंगे। दैट बीइंग सेड, इफ यू आर न्यू, उस लाल बटन को प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब जो है वो कर सकते हो, ठीक है जी। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, विल मीट इन नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय, वर्चुअल छप्पी, टाटा।